लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफी सारे गोल्डन स्पिरिट बीस्ट को पकड़ रहा था और फिर कुछ समय बाद वह लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर आ गए थे जहां सभी लोग भी आ चुके थे और अब वह वहां के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की सहायता से वहां से टेलीपोर्ट होने वाले थे, परंतु तभी नीचे की जमीन को लैब हो गई थी। लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 114 में हम देखते हैं अब वह नीचे खड़े सभी लोग अपने चारों तरफ देखते हैं जहां वह पाते हैं कि वह एक अलग ही खंडर सी जगह में आ गए थे। अभी वैन जोन खड़ी होती हुई कहती है कि हम कहाँ हैं और यहाँ इतने सारे रास्ते क्यों हैं। तभी ट्रू डेविल हॉल का एक व्यक्ति आगे बढ़ते हुए उस जगह को देखता है और कहता है कि क्या हम किसी गॉड किंग के खंडर में आ गिरे हैं। यह सुनकर लू यांग आगे बढ़ता है और अब वह एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखता है। इससे उसे पता चलता है कि यह तो एक गोल्डन पपेट गॉड किंग का खंडर है। तभी अनडेड हॉल का एक व्यक्ति कहता है कि यह गोल्डन पपेट गॉड किंग कौन है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। इस पर सांग वांग क्विंग कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहाँ काफी सारे रास्ते हैं और प्रत्येक रास्ते पर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और अब हम डिवाइन डायनेस्टी के लोग इनमें से 5 रास्तों को लेंगे। यह सुनकर अनडेड हॉल का एक व्यक्ति कहता है कि तो फिर ताकत के आधार पर 3 सेक्ट में से प्रत्येक के पास 4 रास्ते होने चाहिए। यह सुनकर यान जुई कहती है कि तो फिर 4th नॉर्थर्न सेक्ट प्रत्येक में से एक रास्ता ले लेगा। यह सुनकर वैन जुन कहती है कि तो फिर 3 ही रास्ते बचे हैं और क्या 6 सेक्ट इन्हें आपस में मिलकर बांट पाएंगे। यह सुनकर अनडेड हॉल का व्यक्ति कहता है कि तुम लोग अत्यधिक कमजोर हो तो फिर तुम ज्यादा मत बोलो। तभी सांगवांग क्विंग अपने लोगों के साथ अपने रास्ते पर निकल जाता है। लू यांग सांगवांग क्विंग को देखकर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यह अभी भी हार नहीं मान रहा, तो फिर मुझे सावधान रहना होगा। यह सुनकर फेंग बेई कहती है कि ब्लड गॉड सेक्ट हमारे साथ है, तुम हमारे साथ चलो। अब ब्लड गॉड सेक्ट के लोगों के साथ वह लोग जाने लगते हैं जहाँ लू यांग ब्लड गॉड सेक्ट के व्यक्ति को देखकर वैन जुन से पूछता है कि सीनियर जाओ लू फे यू के आसपास 8th लेवल के हेवनली गॉड कौन हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वे मेरे प्रति काफी ज्यादा शत्रुतापूर्ण हैं। पर वैन जुन कहती है कि यह ब्लड ट्राइंट का पोता है और मैंने सुना है कि उनका रिश्ता बेहद अच्छा है। अब वह लोग थोड़ी ही देर में एक जगह पहुंच जाते हैं जहां उनके दोनों तरफ काफी बड़े स्टैचू होते हैं। इन्हें देखकर फेंग बेई कहती है कि इन्हें हल्के में मत लेना और सावधान रहना। जैसे ही वह लोग उनके आगे आ जाते हैं तभी वह स्टैचू एक्टिवेट होकर उन पर अटैक कर देती हैं, जहां वह लोग काफी स्पीड से बचते हुए उनसे आगे निकल जाते हैं और अब वह एक अलग जगह आ जाते हैं। अब यह देखकर एक सैनिक कहता है कि यहाँ 2 रास्ते हैं, तो फिर हम दोनों सेक्ट के लोग एक एक रास्ता चुन लेते हैं और अब वह लोग वहाँ से अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। अब ज़ेंग वांग शॉर्ट सेक्ट के लोग एक अलग ही जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन लोगों के सामने फर्स्ट ग्रेड की डिवाइन स्वॉर्ड रखी होती है। यह देखकर वेंजुन हैरान होती है। फेंग बेई लू यांग से कहती है कि लू यांग तुम जाओ और स्वॉर्ड लेकर आओ, यदि तुम पर इनमें से कोई अटैक करता है तो हम तुम्हें पीछे से बचा लेंगे। और अब लू यांग काफी स्पीड से उन स्वॉर्ड की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ खड़े गोल्डन पपेट उस पर अटैक कर देते हैं, परंतु तभी एक अटैक आकर उन्हें पीछे कर देता है और लू यांग उन सील्ड के ऊपर बने बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लू यांग उनसे कहता है कि उन गोल्डन पपेट की गर्दन पर अटैक करो जिससे कि यह काफी जल्दी कमजोर पड़ जाएंगे। तब तक मैं इस पर लगे बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता हूँ और अब वह अपनी दोनों स्वॉर्ड को निकाल कर उस पर अटैक कर देता है, परंतु वह बैरियर इतना भी कमजोर नहीं होता जो कि आसानी से टूट जाए। लू यांग के अटैक करने की वजह से वह बैरियर चटकने भी लगा था, परंतु उसके पीछे काफी सारे गोल्डन पपेट आ चुके होते हैं जिसे बचाने के लिए उसके लोग भी आ गए थे। अब फेंग बेई और वैन जुन वहाँ अपने एक पावरफुल अटैक का उपयोग करके उन सभी गोल्डन पपेट को पीछे कर देती हैं और इधर लू यांग अपनी दोनों पावरफुल स्वॉर्ड से उस बैरियर पर अटैक कर रहा होता है, परंतु अभी भी वह बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। परंतु लास्ट में लू यांग उस पर एक पावरफुल अटैक करके उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर ही देता है। उस बैरियर के टूटते ही वह गोल्डन पपेट भी वहीं नीचे गिर गए होते हैं और अब लू यांग उन तीनों स्वॉर्ड को वहां से उठाकर और अब अपने साथियों के पास आती हुई कहता है कि यह एक कलेक्टिव अचीवमेंट है। और अब लू यांग वहां पड़े उन सभी गोल्डन पपेट को देखता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, यह तो एक गोल्डन पपेट की तरह है। फेंग बेई कहते हैं कि हम जिस रास्ते से आए थे अब हमें उसी रास्ते पर वापस लौटना होगा और अब वह लोग दूसरे रास्ते पर आकर दूसरे रास्ते से आगे जाने लगते हैं। वहाँ वह एक जगह
पहुंच जाते हैं वह देखती हैं कि उनके सामने एक बड़ा गोल्डन पपेट खड़ा है। फैंग भी सामने देखती हुई कहती है कि यहाँ तो डिवाइन लोशन के 10 जार रखे हैं और इन सभी की प्रोटेक्शन कुछ ही पपेट कर रहे हैं, तो फिर हमें इन पर अटैक कर देना चाहिए। पर लू यांग कहता है कि यह लो मेरी इमोर्टल स्वॉर्ड और तुम इससे उस पपेट पर अटैक कर दो जिससे कि वह वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए। और अब वह दोनों मिलकर एक साथ उस पर अटैक कर देती हैं, परंतु वह गोल्डन पपेट तो अपने एक ही अटैक में उन दोनों को पीछे कर देता है। यह देखकर लू यांग आगे बढ़कर उस पर एक तालिस्मान का उपयोग करता है जिससे कि वह गोल्डन पपेट वहीं स्टॉप हो जाता है, परंतु वह तालिस्मान उस पर ज्यादा देर तक काम नहीं करता और अब वह गोल्डन पपेट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।